हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट किया है हमने। 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बहुत सारे कंसेप्ट उसमें डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी। आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट या टॉपिक लेके आया हूँ, फ्रिक्शन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये एक मेन फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जो ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा। तो इस फोर्स के बारे में आपकी नॉलेज सॉलिड होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, तब आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो फ्रिक्शन की अगर बात शुरू करें तो फ्रिक्शन को हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन और तीसरा वेट फ्रिक्शन भी बोलते हैं, विस्कस फ्रिक्शन भी बोलते हैं। वेट फ्रिक्शन या विस्कस फ्रिक्शन 3 कैटेगरी हैं। मैं पहले इसी को बात कर लेता हूँ। वेट फ्रिक्शन या विस्कस फ्रिक्शन, जैसा कि नाम है विस्कस, तो विस्कस विस्कोसिटी एक टर्म होती है जिसका मतलब हिंदी में होता है गाढ़ापन। विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ापन। जैसे हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, वाटर इज मोर विस्कस देन एयर। फ्लूइड्स की बात कर रहा हूँ मैं। फ्लूइड में लिक्विड भी आता है और गैस भी आती है। आप कहेंगे साहब वाटर का कंपैरिजन आप एयर से कर रहे हैं, तो फ्लूइड्स की बात हो रही है। विस्कोसिटी एक टर्म है जो फ्लूइड्स के लिए डिस्कस होती है। फ्लूइड में लिक्विड भी आ जाता है और गैसेस भी आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड के थ्रू ट्रैवल कर रही है तो तब जो फ्रिक्शन उस बॉडी पे लगता है उसको हम वेट फ्रिक्शन या विस्कस फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, देखिए एयर में जब आप नॉर्मली मूवमेंट आपका एयर में होता है, जब हम चलते फिरते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो एयर का फ्रिक्शन को हम इतना ज़्यादा फील नहीं करते। लेकिन अगर आप बाइक में जा रहे हैं या स्कूटी में जा रहे हैं, बाइक और स्कूटी इसलिए कह रहा हूँ कि बाइक और स्कूटी में जब आप बैठते हैं तो एयर के कांटेक्ट में डायरेक्टली आप होते हैं। कार के अंदर में भी आप फील ना करें या बस के अंदर ना करें, ठीक है। हालांकि कार में भी बैठे हैं और कार मूव कर रही है और आप विंडो ओपन करके बाहर सर निकालेंगे तो वहाँ भी फिर एयर का फ्रिक्शन आपको फील होता है। तो जब आप बाइक या स्कूटी में मूवमेंट कर रहे होते हैं तो एयर के फ्रिक्शन को फील करने लगते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दूँ, जितना आराम से आप एयर में मूवमेंट कर पाते हैं वही मूवमेंट आपके लिए लिक्विड या पानी के अंदर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे विस्कस फोर्स बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं वेट फ्रिक्शन या विस्कस फ्रिक्शन, जो कि इस चैप्टर में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, तो इसको हम किनारे कर देते हैं। अब बचे स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। इन दोनों में भी इस चैप्टर में स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात मेनली हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत रोलिंग फ्रिक्शन को भी कंसिडर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसा नाम है, ये फ्रिक्शन तब एक्टिवेट होता है जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है, तब ये फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाता है या ये फोर्स एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। या तो एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही हो, और अगर कोई बॉडी, मान लीजिए एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी है और ये बॉडी रेस्ट पे है और इसकी मूव करने की कोई टेंडेंसी भी नहीं है, तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्टिवेट नहीं होता है। इसी बॉडी को अगर किसी इंक्लाइन प्लेन में रख दूं, इस तरह से, मान लीजिए ये इंक्लिनेशन थीटा है, इस इंक्लाइन प्लेन पे अगर इस बॉडी को रख दूं तो इसका वेट mg लगेगा डाउनवर्ड। एक कंपोनेंट इस वेट का थीटा एंगल अगर इधर ले लूँ तो ये mg cos थीटा एक कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा इसका डाउनवर्ड लगेगा, जो इस बॉडी को नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा। आप देखिए अभी भी मान लीजिए ये बॉडी रेस्ट में है लेकिन इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी है। यहाँ भी मान लीजिए कि बॉडी रेस्ट में है लेकिन किसी वजह से, ओबियसली किसी फोर्स की वजह से, मान लो आपने कोई फोर्स लगा रखा है ना, तो इस फोर्स की वजह से इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी है। स्लाइड नहीं कर रही है वो अलग बात है, लेकिन स्लाइड करने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिवेट हो जाता है। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है कि अगर 2 बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है और उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन है या रिलेटिव मोशन करने की टेंडेंसी है, तब ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिवेट हो जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि ये फ्रिक्शन कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसका ओरिजिनेशन क्या है, इसका कॉज क्या है। तो फ्रिक्शन का कॉज बेसिकली क्या है, रफनेस होती है। कॉज ऑफ फ्रिक्शन की बात करें
कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का बेसिकली जो कॉज है वो है रफनेस ऑफ द सरफेसेस। ये फ्रिक्शन का बेसिक कॉज है। डेली लाइफ में आप जितनी सरफेसेस के कांटेक्ट में आते हैं या जितनी सरफेसेस आप अपने चारों तरफ देखते हैं, वॉल है, वॉल की सरफेस, ये बोर्ड है, बोर्ड में मैं लिख रहा हूँ अभी जिस बोर्ड में, इसकी सरफेस, टेबल जिसके ऊपर आप अपनी पढ़ाई करते हैं उस टेबल की सरफेस, आपकी नोटबुक की सरफेस, आपकी बॉडी के स्किन की सरफेस, कोई भी सरफेस जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, सारी सरफेसेस में रफनेस होती है। मैं बिल्कुल ब्लंटली कह सकता हूं कि ऑल सरफेसेस आर रफ। जिनमें रफनेस थोड़ा कम है उनको आप स्मूथ कहने लगते हैं, और जिनकी रफनेस ज़्यादा है वो तो खैर रफ है ही। अब जैसे अगर इस बोर्ड की सरफेस और एक वॉल की सरफेस को मैं कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा साहब ये बोर्ड जो है वॉल के कंपैरेटिवली स्मूथ है। वॉल की सरफेस को अगर मैं रोड की सरफेस से कंपेयर करूं, रोड, तो मैं कहूंगा साहब वॉल थोड़ा स्मूथ है, रोड की रफनेस ज़्यादा है। तो यानी रफनेस और स्मूथनेस जो है ये कंपैरेटिव टर्म है। किसी भी सरफेस को आप ये नहीं कह सकते कि स्मूथ है। जब आप कहेंगे स्मूथ है तो किसी से कंपेयर कर रहे होंगे। अभी जैसे मैंने कहा ये बोर्ड की सरफेस स्मूथ है, इसको मैंने वॉल के कंपैरेटिवली स्मूथ बोला। अगर इसी बोर्ड की सरफेस को मैं किसी ग्लास की सरफेस से कंपेयर करूं तो फिर ये रफ में आ जाएगी और ग्लास की सरफेस स्मूथ में आ जाएगी। तो इस हिसाब से देखें तो सारी सरफेसेस रफ है, किसी में रफनेस ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन रफनेस है सब में। अब नॉर्मली कोई स्मूथ सरफेस, जैसे ये बोर्ड की सरफेस मुझे जैसी दिख रही है, मुझे तो ऐसी दिख रही है। मेरी जो नेकेड आई से मैं इसकी रफनेस को नहीं देख सकता, लेकिन अगर इसी बोर्ड की सरफेस को मैं किसी माइक्रोस्कोप से देखूं, पावरफुल माइक्रोस्कोप से, तो आपको ये सरफेस ऐसी दिखाई देगी, इसमें रफनेस होगी। तो इस तरह से रफनेस हर सरफेस में है। अब आपने क्या किया कि किसी सरफेस के ऊपर एक बॉडी को आपने रखा, ठीक है। अब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है, एक सरफेस ये नीचे वाली और एक सरफेस इस बॉडी की जो इसके कांटेक्ट में है। इन सरफेसेस से मतलब नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। तो जहां पे सरफेसेस कांटेक्ट में है वहीं पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिवेट होगा और वही सरफेस उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। इन सरफेसेस से मतलब नहीं है, ठीक है। अब दो सरफेसेस हो गई, एक सरफेस इस बॉडी की और एक सरफेस नीचे वाली, दोनों में रफनेस है। हो सकता है किसी में ज़्यादा हो किसी में कम हो, लेकिन रफनेस दोनों में है, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये सरफेस तो ऐसी है और इसके ऊपर जो बॉडी आपने रखी उसकी सरफेस भी ऐसी ही है ये। अब आपने इसको इसके ऊपर रख दिया। अब यहां से फ्रिक्शनल फोर्स की दो थ्योरीज डेवलप होती हैं। पहली थ्योरी क्या कहती है? इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग क्या है कि देखो यहां पे ये जो ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, ग्रुप्स है ना, जैसे एक सरफेस ये ग्रुप्स है, ये दूसरी सरफेस, तो जब ये कांटेक्ट में आती है तो ये ग्रुप्स आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, फिर इनका मूवमेंट जो है वो मुश्किल होगा। तो अगर आप इसको इसके ऊपर रखते हैं तो सिचुएशन ये होगी, जो आपको दिख रहा है ऐसा, नेकेड आई से आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि नीचे वाली सरफेस में रफनेस है और इसके ऊपर जो बॉडी आपने रखी उसमें भी रफनेस है, और ये इंटरलॉकिंग इनकी हो गई। ये देखिए ये इंटरलॉकिंग हो गई। अब अगर आप इसको स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये इंटरलॉकिंग इसके मूवमेंट का अपोज करेगी। एक तो ये है। इसीलिए जैसे जैसे सरफेसेस स्मूथ होती जाती हैं, यानी उनकी रफनेस कम होती जाती है। अब मान लीजिए मैं दोनों की सरफेस को अगर स्मूथ कर दूं इनकी, तो जो सरफेस पहले रफनेस ज़्यादा थी इसकी रफनेस को अगर कम कर दूं और ऊपर वाले की भी रफनेस को कम कर दूं तो इंटरलॉकिंग कम होगी, ठीक है। तो एक तो ये कॉज है, लेकिन इस थ्योरी में एक झोल है। झोल ये है कि थ्योरी ये कह रही है कि रफनेस ज़्यादा तो इंटरलॉकिंग भी ज़्यादा, और इंटरलॉकिंग ज़्यादा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा। तो फिर इसका उल्टा, रफनेस कम तो इंटरलॉकिंग कम तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम। तो अगर मैं सरफेसेस को स्मूथ करता जाऊं बनाता जाऊं तो फ्रिक्शनल फोर्स कम 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 और कम होते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
होता यह है कि एक लिमिट तक आप स्मूथनेस को बढ़ाते जाएं या रफनेस को कम करते जाएं तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, लेकिन एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेसेस अगर है, हाईली स्मूथ सरफेसेस अगर हैं, तो उनमें फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है। तो यहां पर ये थ्योरी थोड़ा सा डगमगाने लगती है ना। आप कह रहे हैं कि साहब रफनेस की वजह से इंटरलॉकिंग हो रही है और इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, तो रफनेस जितनी ज़्यादा, इंटरलॉकिंग उतनी ज़्यादा, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज़्यादा। तो फिर इसका उल्टा कि रफनेस कम तो इंटरलॉकिंग कम तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम। तो स्मूथ करते जाइए, फ्रिक्शनल फोर्स कम होता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक ऐसा होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेसेस जब कॉन्टैक्ट में आती है तो उनमें फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ने लगता है। तो अब ये क्यों हो रहा है? तो इसके बाद दूसरी थ्योरी, एक तो इंटरलॉकिंग की थ्योरी हमने देखी, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज है ना। ये जो इरेगुलरिटीज हैं इनकी इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है, सही है। लेकिन एक्स्ट्रा स्मूथ में फ्रिक्शन फिर इंक्रीज क्यों हो जाता है? तो इसकी दूसरी थ्योरी है, वो क्या है? उसको बोलते हैं कांटेक्ट पॉइंट थ्योरी बोलते हैं। कांटेक्ट पॉइंट थ्योरी बोला जाता है। और इसको कोल्ड वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, कोल्ड वेल्डिंग। अब ये थ्योरी क्या कहती है? यहां पे इस थ्योरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन्वॉल्व हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये सारी कहानी क्या है वो आप देखो। होता ये है कि अगर ये कोई रफ सरफेस है, इसके ऊपर मैं दूसरी बॉडी रखूं, उसकी सरफेस भी रफ है, तो होता यह है कि एक रफ सरफेस को अगर आप दूसरी रफ सरफेस के ऊपर रखेंगे तो आपको नेकेड आई से तो दिखेगा ऐसा, आपको लगेगा कि ये जो ऊपर वाली बॉडी है इसकी, ये पूरा सरफेस इसकी यहाँ से यहाँ तक इसके कांटेक्ट में है, ऐसा मुझे दिखेगा नेकेड आई से। लेकिन वही माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखूं, अगर इस माइक्रोस्कोप से देखूं तो इसमें भी रफनेस है और इसमें भी रफनेस है। और जब आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो आप देखिए कहीं कहीं पे कांटेक्ट बन रहा है, कहीं कहीं पे इन दोनों का कांटेक्ट बन रहा है। और इन कांटेक्ट पॉइंट्स पे क्या होता है कि इस बॉडी का एटम और नीचे वाली सरफेस का जो एटम है, दीज एटम्स कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एट द कांटेक्ट पॉइंट्स। कांटेक्ट पॉइंट्स पे ये दोनों के एटम्स, ये एटम इसका है, ये एटम नीचे वाले का है, ये एटम्स बहुत पास पास आ जाते हैं। और दो एटम्स किसी भी मटेरियल के हों, सेम मटेरियल के हों या अलग अलग मटेरियल के दो एटम अगर हैं, अगर उनका सेपरेशन इस ऑर्डर का है 10⁻⁻10 मीटर, तो इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको हम इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा आपने। लेकिन उसकी लिमिट है, ये इतना सेपरेशन होना चाहिए, इतना या इससे कम, तब ये फोर्स एक्टिवेट होता है। तो आपने देखा कि एक सरफेस ये रफ है, इसके ऊपर जो बॉडी रखी उसकी सरफेस भी रफ है, तो दोनों को जब हमने रखा, जैसे ये मेरा हाथ देखिए आप, ये दिख रहा है आपको, ये है ना, लुक एट दिस। तो अब अगर इस तरह की सरफेस को मैं कहीं पे रखूं, ठीक है, तो मान लीजिए जैसे ये है, इसके ऊपर रखूं, तो आप देखिए कांटेक्ट कहीं कहीं पे बनेगा, कहीं कहीं पे कांटेक्ट बनेगा। और जैसे मैंने बताया कि इन कांटेक्ट पॉइंट्स में दोनों के जो एटम्स हैं वो बहुत पास पास आ जाते हैं, तो इनके बीच में एक इंटर एटॉमिक फोर्स जो कि मेनली अट्रैक्टिव नेचर का होता है, अनटिल कि बहुत ही पास ना आ जाए, तो अदरवाइज अट्रैक्टिव होता है। बहुत पास आ गए तो फिर रिपल्सिव भी हो जाता है, अदरवाइज आप अट्रैक्टिव मान के चलिए फॉर द लॉन्ग रेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से यहां पे जॉइंट्स बन जाते हैं, जॉइंट्स, और इसीलिए इसको बोला जाता है कोल्ड वेल्डिंग। एक तो वेल्डिंग आपने देखी है जिसमें हीटिंग करके दो चीज़ों को जोड़ देते हैं, ये कोल्ड वेल्डिंग है, इसमें हीटिंग कहीं इन्वॉल्व नहीं है, सिंपली एटम्स पास पास आए और इतना पास आ गए कि उनमें इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से एक जॉइंट फॉर्म हो गया।
अब अगर आप इसको स्लाइड करते हैं तो आपको ये इन जॉइंट्स को तोड़ना पड़ेगा और यही फ्रिक्शन का कॉज होता है। अब मैं आता हूं कि एक्स्ट्रा स्मूथ में ऐसा क्यों है, तो एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेसेस होंगी तो ये जॉइंट्स ज़्यादा बनेंगे। अब अगर ये सरफेस है जैसे नीचे वाली, इसमें स्मूथनेस बढ़ा दूं यानी रफनेस को कम कर दूं और ऊपर वाली सरफेस में भी अगर कम कर दूं तो ये जो जॉइंट्स हैं ये ज़्यादा जॉइंट्स बनते हैं, ज़्यादा, ये जिससे कि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल को यूज करके आप दो मेटल की शीट्स, अगर दो मेटल शीट्स हैं, हाई प्रेशर से अगर आप इनको प्रेस करते हैं तो इन्हीं जॉइंट्स की वजह से ये आपस में चिपक जाएंगी बिना कोई एडिसिव लगाए, बिना कोई फेविकॉल लगाए। दो मेटल की शीट को आप जॉइन कर सकते हैं। मेटल इसलिए कह रहा हूं कि मेटल हाई प्रेशर को झेल लेगा, है ना। कोई दूसरी वुडन बॉडी है या प्लास्टिक है या वुड की है तो वो नहीं झेल पाएगा हाई प्रेशर को, मेटल झेल लेगा। तो अगर दो मेटल शीट्स में हाई प्रेशर लगा के अगर मैं प्रेस करूं तो बिना फेविकॉल के मैं इसको चिपका सकता हूं आपस में, इसके लिए बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। तो फ्रिक्शनल फोर्स की दो थ्योरी है, एक तो इंटरलॉकिंग वाली है जिसकी बात हम करते हैं जब रफनेस बहुत ज़्यादा है, और कॉन्टैक्ट पॉइंट थ्योरी है जब रफनेस कम है और सरफेसेस रिलेटिवली स्मूथ है, तो फिर कॉन्टैक्ट पॉइंट थ्योरी आती है। दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कुछ और डिटेल। तो देखिए, एक सिचुएशन मैंने यहाँ पे ली है कि ये एक टेबल है मान लीजिए, या कोई भी सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी है, यहाँ पर एक पुली लगा रखी है आपने, एक स्ट्रिंग इसके ऊपर से ये पास हो रही है और ये जो आदमी है ये इस स्ट्रिंग को पुल कर रहा है नीचे, ठीक है। और मान लीजिए ये F फोर्स से इसको नीचे पुल कर रहा है। तो अगर ये F फोर्स से इसको नीचे पुल करेगा तो स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होगा। स्ट्रिंग में टेंशन कैसे डेवलप होता है पिछले वीडियो में बता रखा है आपको, देख लीजिएगा। तो ये टेंशन डेवलप होगा और ये टेंशन यहाँ भी डेवलप होगा, एंड दिस टेंशन वुड बी इक्वल टू F ओनली। अगर ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है तो F फोर्स से अगर ये नीचे पुल कर रहा है तो टेंशन डेवलप होगा, वो भी F ही होगा। तो अब देखिए, ये फोर्स जो यहाँ लग रहा था, स्ट्रिंग ने इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये फोर्स इस ब्लॉक में भी लग रहा है। तो मान लीजिए इस आदमी ने शुरू में 1 न्यूटन फोर्स लगाया इसको पुल करने के लिए, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो भी 1 न्यूटन, यानी ब्लॉक में 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और मान लीजिए ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा स्लाइड, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो फिर इस बात को ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर फोर्स लगाएंगे तो पोजीशन चेंज होगी। तो इसमें तो फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, फिर भी ये स्लाइड नहीं हो रही है। और स्लाइड नहीं हो रही है तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो डेफिनेटली एक फोर्स इधर लग रहा होगा और वो भी 1 न्यूटन होगा, और यही फ्रिक्शनल फोर्स है, ये एक्टिवेट हो गया। किसी बॉडी पे, जब किसी बॉडी पे, किसी सरफेस पे आप किसी बॉडी को रखते हैं तो इस पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगता है। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स यानी कांटेक्ट की वजह से फोर्स लगता है। अब ये जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है ये हमेशा नॉर्मली नहीं होता है। एक फोर्स इधर को लगेगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अगर N1, ठीक है, और दूसरा इसमें जो फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा या इधर को लगेगा, ये N2, ये भी कांटेक्ट फोर्स है। और ये जो सरफेस के पैरेलल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है यही फ्रिक्शनल फोर्स है। अब इसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि बॉडी इधर को स्लाइड होने वाली है कि इधर को स्लाइड होने वाली है। अगर इधर को स्लाइड होने वाली है तो इस डायरेक्शन में, और इधर को स्लाइड होने वाली है तो इस डायरेक्शन में। तो सरफेस के पैरेलल जो कांटेक्ट फोर्स लगता है वही फ्रिक्शनल फोर्स है। तो एक ये लगेगा, इसको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, दूसरा ये लगेगा, ये कांटेक्ट फोर्स है, और ये कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अब आप इसने क्या किया कि 1 न्यूटन से पुल नहीं कर पाया तो इसने फोर्स को बढ़ा के 2 न्यूटन कर दिया। तो यहाँ भी ये फोर्स 2 न्यूटन हो जाएगा। और मान लो बॉडी अभी भी स्लाइड नहीं होती, इसका मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी 2 न्यूटन हो गया होगा। और ऐसा होता है अपने घर में ही, आप देखिए कोई बड़ी सी अलमीरा है, मान लो आप उसको पुश करने की कोशिश करते हैं
तो शुरू में जब आप फोर्स लगाते हैं तो आप अलमीरा को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर पाते हैं, अलमीरा अपनी जगह रहती है, आप फोर्स लगाते रहते हैं। तो आपने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स, अब यही मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रेस्ट में है लेकिन मूव करने की टेंडेंसी है। तो जब आप अलमीरा को पुश कर रहे हैं तो आप फोर्स लगा रहे हैं, तो उस अलमीरा के पास मूव करने की टेंडेंसी आ गई है, भले ही वो मूव नहीं कर रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिवेट हो जाता है। तो आप जब पुश करते हैं, फोर्स बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा जब फोर्स लगाते हैं तो स्लाइड कर पाते हैं आप। लेकिन शुरू में जब आप फोर्स लगा रहे थे तो स्लाइड नहीं हो रही थी। यही सिचुएशन यहाँ भी है। देखिए फोर्स 1 न्यूटन था, स्लाइड नहीं हुई, 2 न्यूटन में भी नहीं हुई, मान लो 3 न्यूटन में भी नहीं हुई, है ना। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप फोर्स यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर बोलते हैं इसको, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स का सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है। शुरू में ये फ्रिक्शनल फोर्स जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है जो आप अप्लाई कर रहे हैं, और ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं तो शुरू में फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है, ये भी अपनी वैल्यू एडजस्ट कर लेता है। आपने 1 लगाया तो ये भी 1 हो गया, आपने 2 लगाया ये भी 2 हो गया, आपने 3 लगाया ये भी 3 हो गया, तो ये भी बढ़ता जा रहा है, एडजस्ट कर रहा है अपनी वैल्यू। लेकिन ऐसा एक लिमिट तक होता है, एक लिमिट तक होता है। तो जैसे ही मान लो आपने यहाँ पे फोर्स 3 न्यूटन से ज़्यादा लगाया, मान लो बॉडी स्लाइड हो गई, 3 न्यूटन से ज़्यादा जैसे ही आपने लगाया तो मान लो बॉडी ये वाली स्लाइड हो गई, यानी अब फ्रिक्शनल फोर्स अपनी वैल्यू एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो अब इनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर क्या है कि इन द बिगनिंग जब आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा एक लिमिट तक हो रहा है। उसके बाद फिर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बढ़ेगा। आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा लीजिए लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बढ़ेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक लिमिट तक बढ़ रहा है एंड दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स which will act on a body just before the sliding start। स्लाइडिंग स्टार्ट होने से ठीक पहले जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला अगर मैं F से डिनोट करूं फ्रिक्शनल फोर्स को, तो इसका फॉर्मूला म्यू इंटू आर होता है, जिसमें म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और जो R है ये आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आप इसको N से चाहें तो N से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये इसका फॉर्मूला होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, म्यू इंटू आर। इसलिए न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखिएगा, जब आप म्यू इंटू आर फॉर्मूला फ्रिक्शनल फोर्स का अप्लाई कर रहे होंगे तो वो मैक्सिमम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रिक्शन लग सकता है वो, मान लीजिए म्यू इंटू आर की वैल्यू 10 न्यूटन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपनी वैल्यू 0 से 10 तक एडजस्ट कर लेगा। मैक्सिमम कितना लगेगा? 10। तो इसको भी हम और देखेंगे। तो ये फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। अब बॉडी स्लाइड कर गई, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को भी 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। कौन से 2 पार्ट में? एक स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और एक काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कब करेंगे? कि जब बॉडी रेस्ट में है लेकिन मूव करने की टेंडेंसी है, खाली रेस्ट में नहीं है। रेस्ट पे है लेकिन मूव करने की टेंडेंसी है, तब तो स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, म्यू इंटू आर स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए भी और म्यू इंटू आर काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी।
लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू एस लिखा जाता है और काइनेटिक फ्रिक्शन में म्यू के लिखा जाता है, इसलिए कि जो म्यू के होता है वो म्यू एस से कम होता है। यानी जैसे ही बॉडी स्लाइड करने लगती है तो फ्रिक्शनल फोर्स सडनली कम हो जाता है। अभी हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो स्लाइड होने से पहले तक जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक, स्लाइड होने के बाद जो लग रहा है वो काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। और ये आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा। अभी मैं आपको एल्मीरा का एग्जांपल दे रहा था। आपने एल्मीरा या कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट ऐसा कभी स्लाइड किया होगा लाइफ में, तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि शुरू में तो बहुत फोर्स लगाना पड़ता है आपको, राइट। लेकिन एक बार अगर वो बॉडी स्लाइड होना शुरू हो जाए तो फिर आप आराम से उसको स्लाइड कर ले जाते हैं। इसलिए कि स्लाइड होना जैसे ही स्टार्ट होता है या मोशन में जैसे ही बॉडी आती है तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स सडनली कम हो जाता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। कोफिशिएंट ऑफ आर की वैल्यू तो एक जैसी है। अच्छा, ये जो म्यू है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। इस पे डिपेंड करता है। का मतलब, नेचर से मतलब क्या है? आप ग्लास की बॉडी को वुडन सरफेस पे स्लाइड कर रहे हैं या वुडन बॉडी को ग्लास की सरफेस पे स्लाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वुड और ग्लास इन्वॉल्व है। एक मटेरियल वुड है और एक ग्लास है। आप ग्लास की बॉडी को किसी मेटल सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे दो बॉडी है, ग्लास एंड मेटल। फिर वो जो सरफेसेस हैं उनका नेचर कैसा है, उसमें रफनेस कितनी है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट में मटेरियल भी आ गया और उन सरफेसेस की रफनेस भी आ गई। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप लुब्रिकेंट लगा देते हैं, लुब्रिकेंट्स जब आप लगा देते हैं तो स्लाइडिंग आसान हो जाती है, क्योंकि लुब्रिकेंट लगाने से क्या होता है, नेचर ऑफ द सरफेसेस एक तो चेंज हो जाता है। मान लीजिए एक सरफेस ये है और दूसरी सरफेस ये है। यहाँ पे मैं रफनेस नहीं दिखा रहा हूँ, आप जानते हैं रफनेस की वजह से ही फ्रिक्शन होता है, तो लेकिन चलो रफनेस भी दिखा देते हैं। ये सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है। अब आपने लुब्रिकेंट लगा दिया तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में अब लुब्रिकेंट आ गया। तो अब जो एक तो इन दोनों सरफेसेस का डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो गया, तो जो फोर्स यहाँ और यहाँ लग रहा था, यानी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था एटम्स के बीच में, वो फोर्स अब नहीं लगेगा क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो गया। बीच में क्या आ गया, लुब्रिकेंट। तो अब फोर्स लगेगा इसके एटम्स में और लुब्रिकेंट के एटम्स में, और नीचे वाली सरफेस के और लुब्रिकेंट के एटम्स में। बीच में क्या आ गया, लुब्रिकेंट। तो अब फोर्स लगेगा इसमें और लुब्रिकेंट में, इसमें और लुब्रिकेंट पे। तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। हालांकि यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो लुब्रिकेंट आप लगा रहे हैं इसका अपना विस्कस फोर्स होता है। पता चला इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा था उससे ज़्यादा फ्रिक्शन तो इसका अपना है लुब्रिकेंट का, तो फ्रिक्शनल फोर्स और बढ़ जाएगा। तो इसलिए लुब्रिकेंट भी देखभाल के लगाना पड़ता है कि कौन सा लुब्रिकेंट कहाँ लगाना है ना। किसी ट्रक के मैकेनिकल पार्ट्स के लिए जो लुब्रिकेंट आप यूज़ करेंगे, या कार के मैकेनिकल पार्ट्स के लिए आप जो लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे, या बाइक के मैकेनिकल पार्ट के लिए जो करेंगे, वो लुब्रिकेंट अपने रिस्ट वॉच के मैकेनिकल पार्ट के लिए नहीं करेंगे। रिस्ट वॉच के मैकेनिकल पार्ट बड़े छोटे छोटे होते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन भी बहुत कम होता है। पता चला वो वाला लुब्रिकेंट आपने रिस्ट वॉच में लगा दिया तो रिस्ट वॉच तो जाम हो जाएगी आपकी, वो चलेगी नहीं। तो लुब्रिकेंट भी ध्यान से, और ये सबको पता है कि लुब्रिकेंट लगा के फ्रिक्शन कम होता है, लेकिन लुब्रिकेंट की चॉइस पे ध्यान रखना पड़ता है। तो क्यों लुब्रिकेंट लगा के फ्रिक्शन कम होता है ये मैंने बताया आपको। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। और नेचर में मैंने आपको बताया, एक तो मटेरियल आएगा, कौन सा मटेरियल है, ग्लास की बॉडी वुडन सरफेस पे रखी है कि वुडन बॉडी मेटल की सरफेस पे रखी है, क्या है, और दूसरा उनकी सरफेसेस कैसी हैं। तो इस पे म्यू डिपेंड करता है। फॉर अ गिवन टू सरफेसेस, अगर दो सरफेस तो आपको गिवन है तो म्यू की वैल्यू फिक्स होगी,
और दो वैल्यू म्यू की होंगी। जब तक रेस्ट पोजीशन में बॉडी है और उसकी मूव करने की टेंडेंसी है तब तक ये, और अगर मूव कर गई तो ये। तो म्यू की दो वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, म्यू एस एंड म्यू के। अब मैं इस चीज़ को ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करूं तो पिक्चर थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। तो वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ, दिस इज द ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा ग्राफ आता है। अब ये क्या बता रहा है कि आप देखो शुरू में जब आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे थे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा था। ये क्या दिखा रहा है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर दिखा रहा है। आप फ्रिक्शनल फोर्स सॉरी अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जा रहा है शुरू में। ये जो पॉइंट आया ये आया लिमिटिंग फ्रिक्शन का, यानी ये है म्यू एस इंटू आर, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम जो लग रहा है, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा जो लग सकता है। इसके बाद स्लाइडिंग शुरू हो गई, यानी बॉडी मूव करने लग गई, तो फ्रिक्शनल फोर्स सडनली कम हुआ, राइट। तो ये है म्यू के इंटू आर, म्यू के इंटू आर, उसके बाद ये कांस्टेंट है। अब इस पार्ट को भी समझ लीजिए कि स्लाइड होने के बाद ये कांस्टेंट है, लेकिन ये स्लाइड होने के बाद कांस्टेंट एक स्पीड की एक लिमिट तक कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि आप स्पीड बढ़ाते जाएं तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसा नहीं है। लो स्पीड के लिए, कम स्पीड के लिए एक रेंज है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 मीटर पर सेकेंड तक, यानी 1 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक आप स्पीड बढ़ाइए तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रहता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के पूरे बिहेवियर को दिखा रहा है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर भी दिखा रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी दिखा रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो एक बात। दूसरी बात कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, गलतफहमी का मतलब मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शनल फोर्स मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शनल फोर्स कभी मोशन का अपोज नहीं करता है। फ्रिक्शनल फोर्स मोशन का अपोज करता होता तो आप किसी सरफेस पे चल नहीं पाते। आप क्या करते हैं, जब मूवमेंट आपको करना होता है तो आप क्या करते हैं, अपने पाँव से जिस सरफेस पे आपने चलना है, अपने पाँव से उस सरफेस को आप पीछे को पुश करते हैं तो फ्रिक्शन आगे को लगता है, और आप भी आगे ही बढ़ना चाह रहे हैं। तो कहाँ आपके मोशन का अपोज कर रहा है, तो मोशन का अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, रिलेटिव मोशन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन, नॉट द मोशन। अगर मैं यहाँ पे ये मान लीजिए कोई सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी है और इस बॉडी की इस डायरेक्शन में स्लाइड करने की टेंडेंसी है मान लीजिए, तो इस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर को, और जो नीचे वाली सरफेस है इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर को, और फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। जितना फ्रिक्शन नीचे वाली सरफेस इस पे लगाएगी उतना ही फ्रिक्शन ये बॉडी इस सरफेस पे भी लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इट फॉलोज एक्शन रिएक्शन। और आप देखो इस बॉडी की टेंडेंसी इधर को जाने की है, तो इसका जो रिलेटिव मोशन सरफेस के रेस्पेक्ट में है वो इधर को है। बॉडी का रिलेटिव मोशन सरफेस के रेस्पेक्ट में इधर को है, तो इसमें फ्रिक्शन अब इधर लग रहा है, जबकि सरफेस का रिलेटिव मोशन बॉडी के रेस्पेक्ट में इधर को है। अगर सरफेस के हिसाब से देखूं तो सरफेस का रिलेटिव मोशन इधर को है, तो उसमें फ्रिक्शन उधर लग रहा है। आप बस में बैठे हैं, आपकी बस आगे जा रही है, बाहर कोई ट्री है तो ट्री आपको किधर दिखेगा, पीछे जाते हुए, ऐसा ही होता है। तो अब ये बॉडी अगर इधर जा रही है तो सरफेस इसके रेस्पेक्ट में पीछे जा रही है, तो सरफेस अगर पीछे जा रही है तो सरफेस पे फ्रिक्शन इधर को लगेगा। ये सिचुएशंस आपकी कहाँ पर आती है कि जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, ये इसके ऊपर एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है। अब मैंने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया और इस फोर्स की वजह से नीचे वाले ब्लॉक की टेंडेंसी इधर को मूव करने की है, ठीक है, इधर को मूव करने की है। तो अब अगर ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, तो बी ब्लॉक
ए के रेस्पेक्ट में इधर जाना चाह रहा है, तो ए वाला जो इस पे फ्रिक्शन लगाएगा बी पे, वो इधर को लगाएगा, जबकि ए वाला ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में इधर जाने की टेंडेंसी होगी, तो बी वाला ए पे जब लगाएगा तो इधर को लगाएगा। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए एंड दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। हालांकि ये दोनों जो होंगे एफ ए बी और एफ बी ए, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, और इसी वजह से, इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये जो है, ठीक है, तो जब नीचे वाला ब्लॉक स्लाइड करेगा तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ऊपर वाला भी इसके साथ आगे बढ़ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन बढ़ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा जब आप फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे। और ये कांटेक्ट फोर्स है, यहाँ पे सरफेसेस कांटेक्ट में है, यहीं पे लग रहा है। ऐसे ही यहाँ और यहाँ कांटेक्ट है इस सरफेस का और इस ब्लॉक का, तो यहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब जैसे इस ब्लॉक की टेंडेंसी इधर जाने की है इस सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो ये सरफेस इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लगाएगी। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द बी, जबकि सरफेस की टेंडेंसी इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इधर को जाने की है, सरफेस की टेंडेंसी इधर जाने की है। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन द सरफेस। ये ध्यान रखिएगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्शन बहुत काम आएगी आपके। और मैंने जैसे बताया फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। दोनों सरफेसेस एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगाएंगी और रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगाएंगी, रिलेटिव मोशन के अपोजिट। और फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक व्हील है, ये व्हील है और ये रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है किसी सरफेस के ऊपर। तो आप सरफेस और व्हील की बात अगर करें तो ये देखिए सरफेस पे इधर को मूवमेंट है तो फ्रिक्शन इधर को लगेगा। रिलेटिव मोशन बिटवीन द व्हील एंड द सरफेस, व्हील का रिलेटिव मोशन सरफेस के रेस्पेक्ट में इधर को है तो फ्रिक्शन इधर को लगेगा, और व्हील भी आगे ही जा रहा है। ये देखिए यहाँ भी आप देखो मोशन का सपोर्ट कर रहा है, यहाँ भी सपोर्ट कर रहा है मोशन का। इसलिए मैंने कहा दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इट्स अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि इस फोर्स की वजह से मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है, लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और यही फ्रिक्शनल फोर्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एक तो एनर्जी का लॉस होता है इसकी वजह से, भले ही मोशन का सपोर्ट कर रहा है लेकिन एनर्जी का लॉस इसकी वजह से होता है। और दूसरा वियरिंग टेयरिंग होती है चीज, मशीन के पार्ट्स हैं, या मान लीजिए आपके स्लीपर्स ही हैं, शूज़ हैं आपके, जब आप बहुत टाइम तक शूज़ यूज़ करते हैं या स्लीपर्स को यूज़ करते हैं तो घिस जाती हैं। तो जो घिसना हम कहते हैं डेली लाइफ में, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वियरिंग टेयरिंग है वही है, ठीक है। अदरवाइज फ्रिक्शनल फोर्स तो बड़े काम की चीज़ है, बिना फ्रिक्शनल फोर्स के बहुत सारे काम हमारे डेली लाइफ में हो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कितना एरिया कांटेक्ट में है। अब इस बात को भी समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, कि से दिस इज द सरफेस, इसके ऊपर एक ब्लॉक में ऐसे रखूं, अगर ऐसे रखूं तो इतना एरिया कांटेक्ट में है, इसी ब्लॉक को ऐसे रखूं तो इतना एरिया कांटेक्ट में है। और आप देख रहे हैं कि पहले वाले केस का एरिया A1 और दूसरा A2, तो आप देख रहे हैं A2 मोर देन A1 है। यहाँ पर ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में है, यहाँ कम एरिया कांटेक्ट में है, ब्लॉक वही है, सरफेस वही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक जैसा लगेगा। कांटेक्ट एरिया के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। इस बात को भी ध्यान रखिए फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, ठीक है। और देखते हैं आगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो हेडिंग डाले हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। दोनों को साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला दोनों का एक जैसा है। तो ये देखो एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है किसी सरफेस के ऊपर रखा है, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे मान लीजिए इस ब्लॉक की इस डायरेक्शन में स्लाइड करने की टेंडेंसी है, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है, म्यू इंटू आर, जिसमें आर आपका रिएक्शन फोर्स है। तो ये इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, मैक्सिमम जो लग सकता है, ठीक है। और ये रिएक्शन फोर्स।
अब इस रिएक्शन फोर्स का और इस फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट आया वो ये आया, ये रिजल्टेंट है। तो एंगल सबटेंडेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ frictional force and the reaction force with R। अभी थोड़ा सा समझ लें इसको, मे बी ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो बट बहुत आसान है, मैं यहीं से बता देता हूँ, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि देखो ये रिएक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट फोर्स इस रिएक्शन फोर्स के साथ जो एंगल बना रहा है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं वो देख लेते हैं, पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो इस ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा लेता हूँ तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि म्यू आर। तो tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस मतलब आर, आर से आर कैंसिल, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। ये है, ये इसका फॉर्मूला है। अब सवाल है कि इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों कहते हैं। देखो थीटा बढ़ेगा तो म्यू भी बढ़ेगा, इफ थीटा इंक्रीजेज म्यू विल इंक्रीज। अब थीटा कब बढ़ेगा कि जब फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अगर बढ़ाऊं, मान लो ये फ्रिक्शनल फोर्स पहले ये लग रहा था, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ा दूं तो जो रिजल्टेंट आएगा पैरेललोग्राम मेथड से वो ये आएगा, और ये एंगल जो थीटा ये था ये एंगल बढ़ जाएगा। तो अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा है तो आपको ये पता चल जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा है, क्योंकि जब फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा तभी थीटा भी ज़्यादा होगा। इसलिए बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ये एंगल की जो वैल्यू है, ये एंगल कम होगा या ज़्यादा होगा ये फ्रिक्शनल फोर्स डिसाइड करेगा, म्यू इंटू आर। इसलिए बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये इसका फॉर्मूला है। तो tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। वैसे भी देखिए थीटा ज़्यादा तो म्यू ज़्यादा, इनफैक्ट उल्टा बोलना चाहिए, म्यू ज़्यादा है का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है तभी थीटा ज़्यादा है। थीटा ज़्यादा तो म्यू ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि म्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो जब म्यू ज़्यादा है तब थीटा ज़्यादा है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। अब एंगल ऑफ रिपोज पे आते हैं। एंगल ऑफ रिपोज की कहानी ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस है जिस पे आपने एक बॉडी रखी है, जैसे मान लीजिए मैं इसी को ले लेता हूँ, ये एक सरफेस है, इस पे मैंने ये बॉडी रखी, ये ठीक है। तो जब तक ये इस तरह से है तब तो ठीक है, रेस्ट में। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे इसका इंक्लिनेशन बढ़ाता हूँ, धीरे धीरे मैं सरफेस का इंक्लिनेशन, तो ये देखो स्लाइड कर गया। तो जिस एंगल पे ये स्लाइड कर गया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन है और ये थीटा एंगल है और ये बॉडी है, और इस एंगल पे ये स्लाइड करना शुरू कर देती है, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एंगल ऑफ रिपोज को अगर मैं देखूं तो ये इस बॉडी का वेट है mg, ये इस पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है r। आप जानते हैं रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो ये r है। इस वेट को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। अब ये mg sin थीटा ब्लॉक को नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इधर वो लगेगा। और आप एंगल ऑफ रिपोज क्या कह रहे हैं कि दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच द बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, यानी स्लाइड करना शुरू करेगी। तो शुरू करेगी जिस समय, उस समय फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी ये जो F है ये म्यू इंटू आर होगा। और जस्ट बिगिन टू स्लाइड कह रहे हैं आप, तो म्यू आर जो है इक्वल टू mg sin थीटा आप लिख सकते हैं। हालांकि स्लाइड करने के लिए mg sin थीटा म्यू आर से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं जस्ट बिगिन टू स्लाइड, यानी स्लाइड होने वाला है, हुआ नहीं है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल। तो यहाँ से आप देखो, अगर इस डायरेक्शन में देखूँ तो r इज इक्वल टू दिस, तो r की जगह मैं mg cos थीटा लिख सकता हूँ इक्वल टू mg sin थीटा।
तो mg से mg कैंसिल, यहाँ से म्यू इक्वल टू आएगा टेन थीटा। तो ये देखिए मैंने इसीलिए कहा साथ साथ कर लेते हैं क्योंकि दोनों फॉर्मूले आपके एक जैसे आ रहे हैं। अब इस एंगल का क्या इंपॉर्टेंस है? अब ये कोई तमाशा तो हो नहीं रहा कि आपने रखा सरफेस पे और फिर आप ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं भैया कब करेगा कब करेगा कब करेगा, अच्छा अब कर गया। तो दिस इज़ नॉट लाइक अ मदारी का खेल तो हो नहीं रहा है। तो सवाल है कि इस एंगल ऑफ रिपोज का हमें क्या एडवांटेज है? तो एंगल ऑफ रिपोज का ये एडवांटेज है कि इस एंगल से बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप म्यू फाइंड कर सकते हैं फॉर एनी टू सरफेसेस। जैसे मुझे देखना है कि वुड और ग्लास, एक वुडन बॉडी एक ग्लास सरफेस पे रखी है या ग्लास की बॉडी वुडन सरफेस पे रखी है, तो ग्लास और वुड की सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, तो ग्लास और वुड की सरफेस के लिए म्यू कितना होगा ये मैं इस मेथड से फाइंड कर सकता हूँ बहुत आसानी से। तो मैं क्या करूँगा, एक ग्लास की सरफेस लूँगा, उसके ऊपर एक वुडन बॉडी रखूँगा और मैं देखूँगा किस एंगल पे ये बॉडी स्लाइड करना शुरू करती है। तो जिस एंगल पे भी वो स्लाइड करना शुरू करेगी, tan ऑफ दैट एंगल विल गिव यू द म्यू फॉर द दोज टू सरफेसेस। उन दोनों सरफेसेस के लिए म्यू की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप कोई भी दो सरफेसेस ले लीजिए कि मान लीजिए एक प्लास्टिक की बॉडी है और एक रबर की सरफेस है। प्लास्टिक और रबर के लिए आपने म्यू निकालना है, तो प्लास्टिक की सरफेस के ऊपर एक रबर बॉडी रखिए और देखिए कितने एंगल पे स्लाइड करती है। जिस एंगल पे स्लाइड करेगी, tan ऑफ दैट एंगल विल गिव यू द म्यू फॉर द रबर एंड द प्लास्टिक। ये इस एंगल का, इस फॉर्मूले का एडवांटेज है। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो आपको फ्रिक्शन के बारे में बताता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा है कि कम है, कम लगेगा फ्रिक्शन की ज़्यादा लगेगा, और वो आपको म्यू की वैल्यू बता देगा। हालांकि यहाँ से भी आप म्यू फाइंड कर सकते हैं मैथमेटिकली, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये मैथमेटिक्स में यूज़ होगा। टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप ये भी यूज़ करेंगे, वो भी एक ही फॉर्मूला है दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स पे बेस्ड एक और डिस्कशन किया जाता है कि व्हाट इज मोर इजियर, ज़्यादा आसान क्या है, किसी बॉडी को पुश करना या पुल करना, कौन सी चीज़ ज़्यादा आसान है? कोई भी बॉडी है उसको, अगर लाइट ऑब्जेक्ट है, हल्का है, लाइट मास वाला है, तो आप पुश करो पुल कर लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें फील नहीं होता। ठीक है, लेकिन हैवी ऑब्जेक्ट के केस में कौन सा ज़्यादा आसान है, पुश करना या पुल करना? तो मैंने दो सिचुएशन बनाई है। देखिए, एक ब्लॉक है, इसका मास m है, राइट, और पहले केस में मैं इसको पुल कर रहा हूँ, तो पहले केस में हम पुलिंग कर रहे हैं और दूसरे में मैं पुश कर रहा हूँ। देखें कौन सा ज़्यादा आसान होता है। अच्छा, ये जो ब्लॉक और सरफेस है इसके लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम म्यू ले लेते हैं। तो पहला केस देखें तो इस बॉडी का वेट है डाउनवर्ड mg, इस पे रिएक्शन फोर्स है r, और ये जो फोर्स आपने लगाया इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा f cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा f sin थीटा। और अब आप इसको भूल जाओ, आपने इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, तो एक f cos थीटा एक f sin थीटा। ठीक है, अब ये f cos थीटा ही है जो ब्लॉक को आगे ले जाएगा, यानी पुलिंग का काम ये कर रहा है। अब इसको अगर देखें, अब क्योंकि ये ब्लॉक इधर जाने की टेंडेंसी है तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स आपका इधर लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, म्यू इंटू आर। अब सवाल है कि आर कितना है, तो उसके लिए हम यहाँ आ जाते हैं। तो देखो, बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रही है, तो इस डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में है, यानी इस डायरेक्शन के फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि इधर तो कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, mg इज इक्वल टू r प्लस f sin थीटा, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि r इक्वल्स टू mg माइनस f sin थीटा। ये आपका r की वैल्यू आई। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, अगर f से दिखाऊं तो म्यू इंटू आर, आर का मतलब इतना, ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ आपने पुश किया, ये देखो पुश कर रहे हो आप दोनों केसेस में अगर डायरेक्शन सेम रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इधर को पुश कर दो। ये आपने पुश किया, फिर से थीटा एंगल पे किया, उतना ही फोर्स उतने ही एंगल पे लगा रहे हैं, लेकिन इस बार आप पुश कर रहे हैं, तो अभी फिर वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, फिर रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, और इस f का एक कंपोनेंट f cos थीटा वही काम कर रहा होगा जो ये कर रहा था, ये भी आगे बढ़ाएगा, लेकिन इस बार f sin थीटा आपका डाउनवर्ड लग रहा है। तो अब क्या सिचुएशन बनेगी कि f cos थीटा इसे आगे बढ़ाएगा और इस डायरेक्शन पे अगर मैं बात करूं तो इस बार जो r होगा, mg डाउनवर्ड है और f sin थीटा भी डाउनवर्ड है,
तो ये ऐड हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका म्यू इंटू आर कितना बनेगा, म्यू इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो आप देखिए पुशिंग के केस में आपको ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स हैंडल करना पड़ रहा है, तो ओबियसली फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा तो आपको भी एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, और पहले वाले केस में फ्रिक्शनल फोर्स कम है, तो दैट मीन्स पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 11th क्लास में आपके लिए, तो ये इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रोलिंग फ्रिक्शन की भी बात कर लेते हैं। ये देखिए रोलिंग फ्रिक्शन, तो ओबियसली इस फ्रिक्शन की बात तब करेंगे जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे रोल कर रही होगी, और रोल वही बॉडी कर सकती है जो सर्कुलर या स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल शेप की होगी, ऐसी बॉडी रोल कर सकती है। तो मैंने एक बॉडी ली है जो इस सरफेस के ऊपर रोल करना है जिसको। अब जब रोलिंग होती है तो आप देखिए कि ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना, जब ये स्फेरिकल शेप की बॉडी है और इस सरफेस के ऊपर रखी है तो एक पॉइंट पे ये कॉन्टैक्ट बन रहा है, और जब ये रोल करती है बॉडी सरफेस के ऊपर तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसकी स्पीड कितनी होती है, ज़ीरो स्पीड होती है इसकी। अगर इसका सेंटर v स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो इसकी 0, और जो हैश पोजीशन पे पॉइंट होता है इसकी स्पीड होती है 2v। ऐसा होता है रोलिंग में। तो अब यहाँ पे तो जो कांटेक्ट पॉइंट है सरफेस का और बॉडी का, यहाँ तो स्पीड है ही नहीं, यानी कि ये जो बॉडी है इसकी ये सरफेस कांटेक्ट में जो है ये तो स्लाइड कर ही नहीं रही है, तो यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो आपका नलीफाई हो गया, ख़त्म हो गया, यानी स्लाइडिंग तो हो ही नहीं रही। बाकी आप देखो इस बॉडी का बाकी सारा पार्ट यहाँ है, जो पॉइंट इस सरफेस के कांटेक्ट पे है उस पॉइंट की स्पीड 0 होगी। रोल करते हुए ये बॉडी कितना भी आगे बढ़ जाए ये पॉइंट इसका 0 पे ही रहेगा। रोल होती जा रही है बॉडी लेकिन इस पॉइंट की स्पीड 0 ही रहेगी। तो इस हिसाब से देखूं तो दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है, एक सरफेस व्हील की और एक नीचे वाली सरफेस, तो इनके बीच में स्लाइडिंग तो हो ही नहीं रही है, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो ख़त्म हो गया आपका। लेकिन होता यह है कि इस पॉइंट पे क्योंकि ये कांटेक्ट एरिया बहुत कम है, तो आपने पढ़ा है प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इस बॉडी का जो वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड mg, राइट। अब क्योंकि ये वेट बहुत ही कम कांटेक्ट एरिया पे काम कर रहा है तो इस यहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होगा, और इस प्रेशर की वजह से ये बॉडी जो होती है या जो सरफेस होती है वो डिफॉर्म हो जाती है, या तो सरफेस डिफॉर्म हो जाएगी या बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। अब जैसे टायर है गाड़ी का आपके, तो गाड़ी का टायर रबर का बना होता है और वो रबर का टायर रोड की सरफेस पे रोल कर रहा होता है, तो रोड तो बहुत हार्ड सरफेस है लेकिन रबर जो है वो उतना हार्ड नहीं है, तो यहाँ पे कौन डिफॉर्म होगा, रबर का टायर जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई बहुत ही हार्ड ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है किसी सॉफ्ट सरफेस पे तो सरफेस डिफॉर्म हो जाएगी, या दोनों हो जाएंगी, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलूँ कि थोड़ा सा सरफेस डिफॉर्म हुई और थोड़ा सा ये जो बॉडी रोल कर रही है थोड़ा सा ये डिफॉर्म हुई, ये यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो गया थोड़ा सा, ठीक है, तो अब ये जो थोड़ा सा ये डिफॉर्मेशन हुआ है इसकी वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, और डिफॉर्मेशन के केस में क्या होता है कि बॉडी के मॉलिक्यूल्स आपस में रब करते हैं। जब बॉडी को डिफॉर्म होती है तो उसके मॉलिक्यूल आपस में रबिंग जो होती है उसकी वजह से भी एक फ्रिक्शन या एनर्जी का लॉस होता है, उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन ये फ्रिक्शन जो होता है रोलिंग फ्रिक्शन जो डिफॉर्मेशन की वजह से आ रहा है, डिफॉर्मेशन मतलब शेप का बिगड़ना, शेप के बिगड़ने की वजह से जो फ्रिक्शन आ रहा है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग से बहुत कम होता है, दैट्स वाई वी ऑलवेज प्रिफर्स रोलिंग, हम रोलिंग को प्रिफर करते हैं। इसीलिए व्हील को आपको पता होगा फिजिक्स का आज तक का सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाता है व्हील को। लंबी कहानी है, किसी दिन सुनाऊंगा। तो लेकिन रोलिंग को हम प्रेफरेंस देते हैं जहां भी पॉसिबल हो, और इसीलिए कहीं पे अगर स्लाइडिंग है और आप उसको रोलिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी यूज़ बॉल बियरिंग्स यूज़ करते हैं। जैसे ये सरफेस है, इसको इसके ऊपर स्लाइड होना है
है ना, इसको इस पे सरफेस पे स्लाइड होना है, तो स्लाइडिंग को अवॉइड करने के लिए बीच में मैं बॉल्स डाल देता हूँ, जिनको हम बॉल बियरिंग्स कहते हैं। ये बॉल्स डाल दिया आपने, तो अब स्लाइडिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रोलिंग में। तो आपसे कहीं पे पूछें कि साहब व्हाट इज़ द रोल ऑफ बॉल बियरिंग्स, तो आप कहेंगे बॉल बियरिंग्स की हेल्प से हम स्लाइडिंग को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रोलिंग में। तो इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। हालांकि हमारे इस डिस्कशन में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें रोलिंग फ्रिक्शन की बात कहीं पर आएगी तो आएगी, अदरवाइज स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे ही हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी देख लेते हैं, कैसे आपने फ्रिक्शनल फोर्स को अप्लाई करना है। तो देखिए, एक सिचुएशन मैंने ली है कि एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी है जिसका मास m है, इसका मास 100 kg दे रखा है आपको, और इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.3 है। अब मुझे इस बॉडी को स्लाइड करने के लिए मैंने एक फोर्स लगाया F 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू आप बताइए जो आपको, जिससे बॉडी ये स्लाइड कर जाए और कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड करे। मिनिमम फोर्स बताना है आपको, कम से कम कितना लगाना पड़ेगा। तो क्या करना है, तो ये देखिए, इसका वेट लगेगा mg डाउनवर्ड, इस पे रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा r। इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा F cos 30, दूसरा कंपोनेंट इसका इधर आएगा F sin 30। ठीक है, और क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में स्लाइड करने की है, या इस बॉडी का और सरफेस का रिलेटिव मोशन, यानी बॉडी का मोशन रिलेटिव टू द सरफेस इधर को है, तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा F। अब देख लेते हैं, तो क्योंकि फोर्स का ये वाला कंपोनेंट बॉडी को आगे बढ़ाएगा, तो ये फोर्स इसके इक्वल या थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तब ये बॉडी स्लाइड करेगी। क्योंकि आप मिनिमम फोर्स की बात कर रहे हैं और बॉडी को आपने कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ाना है, तो इस फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल या थोड़ा सा ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये बॉडी मूव कर जाएगी। यानी F cos 30 डिग्री की वैल्यू F के इक्वल होनी चाहिए। अब सवाल है कि F कितना है, तो F कितना होता है, फॉर्मूला म्यू इंटू R। अब बचा R। अब बॉडी इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रही है, तो इस डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में मानी जाएगी, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होना चाहिए, 0। तो उसके लिए आप लिखेंगे R इक्वल टू mg माइनस F sin 30, इतना आएगा। sin 30 कितना होता है, हाफ, तो ये हो जाएगा mg माइनस F/2। ये R हो गया, तो यहाँ पे R की वैल्यू म्यू और R की जगह mg माइनस F/2 ये आ गया। इस F को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा F cos 30 का मतलब √3/2 इक्वल टू स्मॉल f का मतलब ये, तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.3, मास कितना दे रखा है 100, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, माइनस f आपको बताना है। इसको सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी मिनिमम, जो बॉडी को स्लाइड कर सकती है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, एक सिचुएशन और ली है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। तो मैंने तो 2 लिए हैं, कंसेप्ट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो एक सरफेस है, इसके ऊपर एक 5 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक 4 kg का ब्लॉक है। यहाँ भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5, यहाँ भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3। अब ये ऊपर वाले ब्लॉक पे आपने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया और डायरेक्शन आप देख रहे हैं फोर्स की। तो आपसे कह रहे हैं बताओ, 4 kg वाले ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया, तो एक तो ये पूछ रहे हैं क्या ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, पहली बात, विल दे मूव टुगेदर, या 4 kg वाला 5 kg के ऊपर स्लाइड कर जाएगा, 5 kg वाला मूव करेगा या रेस्ट पे रहेगा, ये सब डिस्कशन हम करेंगे। पार्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको बता यहाँ पे। तो अब देखो क्या होगा कि ये 4 kg पे आपने 40 न्यूटन फोर्स लगाया, तो डेफिनेटली ये इसके ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगा। अब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यही हमें देखना है। तो जब ये जैसे ही ये स्लाइड करने की इसकी टेंडेंसी होगी इस डायरेक्शन में, तो 4 kg पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लगेगा। इस फ्रिक्शन को मैं F1 मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ भी लगने वाला है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में हमने देखा था कि अगर 5 वाला 4 पे फोर्स इधर लगा रहा है, तो 4 वाला भी 5 पे लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये फोर्स लग रहा है 5 वाले पे। तो इसको मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये 5 पे लग रहा है और ये 4 पे लग रहा है। इसको भी थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, ये लग रहा है
हालांकि फ्रिक्शन तो यहाँ पे लगेगा जहाँ सरफेसेस कांटेक्ट में है, लेकिन समझने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये वाला फोर्स 4 पे लग रहा है और ये वाला 5 पे लग रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। जितना फ्रिक्शनल फोर्स 5 वाला 4 पे लगाएगा उतना ही 4 वाला 5 पे लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्योंकि 4 वाला की टेंडेंसी इधर को स्लाइड करने की है तो इस पे फ्रिक्शन इधर को लग रहा है, जबकि 5 वाले की टेंडेंसी 4 के रेस्पेक्ट में इधर को स्लाइड करने की है तो फ्रिक्शन इधर को लग रहा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो 4 वाले का रिलेटिव मोशन 5 के रेस्पेक्ट में इधर को है, 5 वाले का रिलेटिव मोशन 4 के रेस्पेक्ट में इधर को है, तो उस हिसाब से फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, अब सवाल है कि ये फ्रिक्शन लगेगा कितना। तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है हमारा, म्यू इंटू आर। अब अगर मैं 4 kg वाले ब्लॉक को अलग से देखूं तो ये 4 kg का ब्लॉक है, तो इसका वेट जो होगा वो 40 न्यूटन, यानी 4 इंटू जी, दैट वुड बी 40 न्यूटन अगर मैं जी को 10 मान लूँ, और ये रिएक्शन फोर्स आर। तो आर इक्वल्स टू 40 हो गया, और म्यू कितना है आपका 0.5, तो म्यू है 0.5 और आर हो गया आपका 40 न्यूटन, तो यानी 20 न्यूटन का फ्रिक्शन आ रहा है F1। तो अब ये जो F1 है ये 20 न्यूटन है और ये भी 20 न्यूटन है। तो अगर मैं सिर्फ 4 kg वाले की बात करूं तो 4 kg में आपने 40 न्यूटन फोर्स इधर लगाया था, ये आपने लगाया था, जबकि इस पे फ्रिक्शन इधर को लग रहा है 20 न्यूटन का, तो ये रेस्ट पे तो रहेगा नहीं। 40 आपने लगाया, 20 इधर लगा, ठीक है, तो नेट फोर्स इस पे जो लगा वो लगा 40 माइनस 20, इतना लगा। फोर्स अपॉन मास कर दूं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 4 दैट वुड बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो 4 kg का ब्लॉक है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्लाइड कर जाएगा। अब नीचे वाले की बात करते हैं, 5 kg वाले की, क्योंकि इस पे अब 5 kg वाले को अलग से देखूं तो 5 kg पे 20 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लग रहा है। अब इस 20 न्यूटन की वजह से ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करने की ये कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये 20 न्यूटन इसको स्लाइड कराने लगेगा तो इस पे फ्रिक्शन इधर को लगेगा F2, इस ब्लॉक पे। सरफेस रेस्ट पे है तो ये मूव करेगी नहीं, इसलिए इसके फ्रिक्शन को मैं नहीं दिखा रहा हूँ सरफेस के। तो इस ब्लॉक पे सरफेस की वजह से फ्रिक्शन इधर को लगेगा। अब सवाल है कि ये फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन हो गया फिर से आपका म्यू इंटू आर। अच्छा, ये वाले ब्लॉक और सरफेस के लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, 0.3। अब बचा आर। अब यहाँ पे देखो 4 kg का भी ब्लॉक इसके ऊपर है, तो यहाँ जो टोटल वेट लग रहा होगा वो 9g यानी कि 90 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। 5 इसका मास और 4 इसका मास, तो टोटल वेट यहाँ पे जो काम कर रहा होगा वो कितना कर रहा होगा, 9 इंटू जी यानी 90 न्यूटन। तो जो रिएक्शन फोर्स इस पे लग रहा होगा 5 वाले पे, आर डैश मान लूँ, तो आर डैश इक्वल टू कितना होगा, 90 न्यूटन। ठीक है, तो म्यू हो गया 0.3 और आर डैश हो गया 90 न्यूटन, यानी कि टोटल फोर्स कितना आया, 27 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ लग रहा है इस पे F2, ये कितना आ रहा है, 27 न्यूटन। तो इस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन जो सरफेस ने लगाया 27 इधर, और इस ब्लॉक ने इस पे जो लगाया 20 न्यूटन इधर, तो स्लाइड नहीं कर पाएगा। ये वाला ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरफेस जो अपोजिंग फोर्स लगा रही है 27 का, ये 27 इस फोर्स से ज़्यादा है। ये वाला फोर्स इसको स्लाइड कराना चाह रहा है और ये वाला फोर्स इसको रोक रहा है, तो रोकने वाला ज़्यादा है, तो इसलिए ये 5 kg वाला स्लाइड नहीं करेगा, सिर्फ 4 वाला करेगा, और वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से करेगा। समझ गए। और क्वेश्चंस लाऊंगा इस पे बेस्ड आपके। अब हमारी क्वेश्चंस की ही सीरीज शुरू होने वाली है नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जितने तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं हम सारे डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी आपके पास वीडियो पहुँचने वाला है, आप देखते रहिए। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि एक वीडियोस देखने से काम आपका नहीं बनेगा। अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो पहला वाला वीडियो जो है नंबर 1 से शुरू करिए, उसको पूरा देखिए, वीडियो को भी पूरा देखिए आप, तभी आपके कंसेप्ट समझ में आएगा। आधा अधूरे से काम बनती नहीं। देखो, अधूरी इन्फॉर्मेशन जो है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बहुत डेंजरस होती है। आप ऐसे समझिए कि आपको गाड़ी चलाना सब कुछ आता है कार चलाने में, लेकिन ब्रेक लगाना नहीं आता है, तो फिर तो आपको कुछ भी आता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या होगा आप समझ लो।
तो इसलिए इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। पूरा वीडियो देखा करिए, थोड़ा टाइम लगता है, मुझे भी बनाने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार आप देख लेंगे सारा तो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये मैं बार बार आपसे कहता हूँ ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी से मिलने लगे। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेट करिएगा, बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊँगा हर कैटेगरी के, सिंपल से सिंपल न्यूमेरिकल से डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल की पूरी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ वेरी सून। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।